हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। वेलकम टू अवर वेरी ओन चैनल एग्जाम रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिव्यू के चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6। जैसा कि आपको पता है कि मेरे प्रीवियस वीडियो सेशन के अंदर मैंने 3.6 से पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और एग्जाम्पल्स के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है जिसका लॉजिक हमें एक्सरसाइज के अंदर मिल जाता है, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। रादर देन क्या जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन प्रोवाइड होता है उसी को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल का वही लॉजिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। क्लियर है गाइस? सो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले हम 3.5 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था वो डिस्कस करेंगे। डेट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, वो डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon button so you get the latest notification and updates. So let's begin with the question. Question read out कर देता हूँ मैं। So exercise 3.5 का 4th का 5th part है ये। The area of rectangle gets reduced by 9 square unit. हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है x है और ब्रेड्थ क्या है y है, ठीक है। और एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या हो गई 5 यूनिट, तो क्या हो गई डिक्रीज हो गई, लेंथ क्या 5 यूनिट से डिक्रीज हो गई और जो ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो गई। क्लियर है? तो अब ये वाला जो एरिया है, इस वाले जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इस वाले रेक्टेंगल से 9 यूनिट कम है, इस वाले रेक्टेंगल से 9 यूनिट कम है। तो आइए इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज x - 5 मल्टीप्लाई बाय y + 3। सो इस वाले एरिया से इसका एरिया हो जाएगा 9 क्या है कम है, मतलब इस ये वाला एरिया बड़ा है इस वाले एरिया से, तभी तो ये वाला एरिया इससे 9 यूनिट्स कम है। The area of rectangle this whose length is x and breadth is y get reduced by 9 units from which rectangle? The rectangle whose length is decreased by 5 unit and the breadth is increased by 3 unit। बराबर। और अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे सो इसको मैं वो चेन रिएक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन x को y से फिर x को 3 से, इट विल बी xy plus 3x minus 5y minus 15 minus xy is equals to 9। so plus xy minus xy will be cancelled out, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 3x minus 5y और ये माइनस का 15 है उधर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24। सो ये आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। अब अगर इस रेक्टेंगल की हम जो लेंथ क्या कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट मतलब x + 3 एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर देता हूं। द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब अब जो ये वाला एरिया है इस वाले एरिया से कितना ज्यादा है 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मेरे को 67 यूनिट के बराबर दे देगा। ये कह रहा है ना कि जो आपने जो रेक्टेंगल लिया था जिसकी लेंथ x है और जिसकी ब्रेड्थ y है, अब उस लेंथ में आपने 3 यूनिट बढ़ा दिया और ब्रेड्थ में आपने 2 यूनिट बढ़ा दिया। अब जो इसका जो एरिया आएगा वो इस वाले रेक्टेंगल से 67 यूनिट्स ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो अब देख लीजिएगा, अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे, इनके एरिया का डिफरेंस निकालोगे दैट इज x + 3 y + 2 minus xy is equals to 67। और इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये xy, ये मेरे पास 2x, ये 3y, ये 6 minus xy is equals to 67 plus xy minus xy कैंसिल आउट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x plus 3y plus का 6 उधर चला जाएगा माइनस का 6 में, तो मेरे पास आ जाएगा 2x plus 3y is equals to 67 minus 6 will be 61। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? दिस वन इज द फर्स्ट वन।
और नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन। सो प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। 3.5 के अंदर जो मेथड है, कौन सा मेथड चल रहा था हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सो इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? सो वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.6। चलते हैं 3.6 पे। और जो 3.6 से जो 6 से जो पहले हमारे पास एग्जांपल 19 है, इसी कंसेप्ट का, इसी लॉजिक का हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा। क्लियर है? क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलते हैं 3.6 एक्सरसाइज पे। देखो अब 3.6 के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो डिनोमिनेटर में है। और अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, पहले आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, मतलब दिक्कत क्या आ रही है अगर अपन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, एग्जांपल नहीं। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और इसका आप अगर सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y प्लस 2x। क्लियर है? और ये कितना आ जाएगा, 3 × 6 6xy, और 6xy इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12xy। क्लियर है? और अगर आप सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो है मेरे पास 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी आपके पास 2y प्लस 3x, और 3 × 6 6xy इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 13xy। तो अब देखो इसके अंदर देखो क्या होता है कि xy तब तक तो ठीक था। ये हमारे पास क्या चल रहा है कि भाई x और y सिर्फ होता था इक्वेशन के अंदर, जब x y दोनों कंबाइंड नहीं होता था तब तक तो ठीक था, अपन सॉल्व करते थे। लेकिन देखो x की लेट सपोज कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं 3, और y की लेट सपोज कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं 2, तो xy से मेरे पास देखो क्या मिलेगा, 6। मतलब ये मेरे को एक नया वेरिएबल मिल गया। समझ रहे हो ना? ये मेरे पास xy का मल्टीप्लिकेशन करके एक मेरे पास नया वेरिएबल आएगा, और मेरे को पता है कि दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल में सॉल्व कर पाऊंगा। अगर इस xy को साथ में लूंगा, ये भी तो एक नया वेरिएबल बनेगा। भाई x की वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू पता नहीं, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बनेंगे। क्लियर है? सो इस वजह से ये इक्वेशन बन जाती है कॉम्प्लेक्स। आप xy को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? xy को आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आप कोई भी मेथड से कर दीजिए। सो अपन देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कि क्या अपन इसके अंदर जो इस प्रोसेस को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगा सकते हैं। इस मेथड में एनसीईआरटी में तो कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको ये भी बोलते हैं इक्वेटिंग वेरिएबल्स इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है? तो अब 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट या फिर कोई दूसरा पार्ट लेते हैं और समझेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास
ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, रफ कर देता हूं ताकि मेरे पास क्या स्पेस बन जाए। क्वेश्चन है मेरे पास 2 अपॉन रूट में x प्लस 3 अपॉन रूट में y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4 अपॉन रूट में x माइनस 9 अपॉन रूट में y इज इक्वल टू माइनस का। क्लियर टू यू? अच्छा, अब मैंने क्या किया, इधर देखना, 1 अपॉन रूट एक्स को क्या मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, m मान लो या u मान लो, और 1 अपॉन रूट y को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स है तो यहाँ पे u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये इक्वेशन बन जाएगी 2u, और 1 अपॉन रूट y क्या बन जाएगा मेरे पास v, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई हो गई। इसको जो ये मेरे पास ये 1 अपॉन प्रोपोर्शन में था वेरिएबल, इसको पूरे को मैंने क्या u मान लिया, और ये 1 अपॉन रूट y था, इस पूरे को मैंने v मान लिया, तो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं ना, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस का। अब आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज क्या कर लेता हूँ, एलिमिनेशन कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? सो इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो ये इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये घट जाएगा, प्लस का 6y है और बीच में माइनस आएगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस इक्वेशन को, प्लस का 6v और ये माइनस माइनस प्लस का 9v। क्लियर टू यू? ये मेरे पास 4, ये माइनस का प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15v और से 15v इज इक्वल्स टू 5, सो v इज इक्वल्स टू 5/15 जो कि क्या आ जाएगा 1/3। ये v की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास v की वैल्यू आ गई तो u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इधर देख लीजिए, इधर देखिएगा, ये जो v की वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा, तो 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v की जगह 1/3 और 1/3 डालूंगा, देख ही लीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल, सो 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर टू यू? सो 2u इज इक्वल टू 2 में से 1 घटा तो 1, सो u इज इक्वल टू हाफ। बराबर है? अच्छा, अब देखना अपन x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें फाइनली x और y की तो वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। अगर दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 1/4, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन रूट एक्स का स्क्वायर x बन जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, सो 4 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आई है, और y देखते हैं अपन, सो 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू क्या है 1/3, दोनों तरफ मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग करा, 1 का स्क्वायर 1, रूट y का स्क्वायर y, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 1 जा 9, y into 1 is y, so y is equals to 9। क्लियर है? We have x is equals to 4 and y is equals to 9। ये है आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? क्लियर है? और क्वेश्चंस देखते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होंगे तब आपके मतलब या तो LHS या RHS में आपके पास क्या मिलेगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट मिलेगा जिसे अपन एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे। अब देखो आप फर्स्ट का थर्ड पार्ट कैसे करोगे, मैं रिप्रेजेंट करना बता रहा हूं, सॉल्व आप कर लेना। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y is equals to 14. Clear to you? Second one is 3x minus 4y is equals to 23. आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में है, क्या हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? देखो आप इसको एलसीएम लोगे तो आपके पास xy टर्म आ जाएगा, ऊपर xy आ जाएगा ना, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो जो चीज डिनोमिनेटर में है उसी को अपन मान लेते हैं कुछ, बाकी एज इट इज उसको ऐसे रख देंगे। जैसे y को एज इट इज अपन रख देंगे, क्यों ना अपन 1/x को क्या मान लेते हैं, m मान लेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 1/x है, ये बन जाएगा मेरे पास क्या m, तो 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सिंपल हो गई। उसी तरह ये हो जाएगी 3m माइनस 4y इज इक्वल टू 23। y की तो वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन जो m की वैल्यू आपके पास लेट सपोज कुछ भी आती है, लेट सपोज आपके पास m की वैल्यू आती है 7/9, तो x की वैल्यू क्या आएगी, m को क्या माना आपने 1/x, सो 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू आई क्या आपकी 7/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इससे 9 बन जाए 9 और ये हो जाएगा 7x, सो x विल बी 9/7। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, मैंने आपको लेट सपोज कहा कि m की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो उस तरीके से x की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? ये तो सॉल्व करना आसान होगा आपके लिए। आइए देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस जिसे अपन कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं ताकि आपको सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन कौन सा करें? एक ये देख लीजिए कि आप कहोगे कि इसके अंदर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 7x माइनस का 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ये है हमारे पास। एंड द सेकंड वन इज 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 50। अब देखोगे आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप कहोगे कि सर ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5xy के साथ, फिर क्या करेंगे, कोई तो डिनोमिनेटर भी नहीं है। देखो xy को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब इस xy को इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, एक ही बात है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अपन ऐसे लिख सकते हैं ना यार, 7x अपॉन xy को इंडिविजुअली मैंने डिवाइड कर दिया। भाई ये पूरी टर्म को डिवाइड किया मैंने xy से, तो इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकता हूँ। उसी तरह माइनस 2y को xy से डिवाइड किया इज इक्वल्स टू क्या है 5 है। इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर वाली चीज जो भी हमारे पास प्लस माइनस में चल रही है एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर xy, ऐसे ही सॉल्व करते थे। तो अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो x से x कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 7/y, और इसके अंदर y से y कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 2/x इज इक्वल्स टू 5। तो आप कर सकते हो सिंपलीफाई, 1/x को मान ले 1/y को मान ले n एंड 1/x को मान ले m, तो आपके पास क्या हो जाएगी 7n माइनस का 2m इज इक्वल टू 5। सिंपलीफाई हो गई n और m। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं 8x अपॉन x1 प्लस 7y अपॉन x1 इज इक्वल टू 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15, और 1/y को मैंने क्या माना है n माना है, सो इट विल बी 8n प्लस 7n इज इक्वल टू 15। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है ना गाइस? अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
बस ध्यान में रखना कि n को क्या माना है 1/y माना है। और कभी कभी ऐसे मत देखो कंफ्यूज हो जाना, जो आप n की वैल्यू निकालते हैं, लेट्स सपोज n क्या आता है 9 आता है, तो फट से क्या कर दोगे y 9 आ जाएगा, नहीं 1/y की वैल्यू n के बराबर है, तो उसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना। सो देखते हैं कुछ और इसके क्वेश्चन जो आपको थोड़े से टफ लगे। सॉल्विंग पार्ट तो यार अब आप खुद ही कर लेना, बस मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेशन को कैसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन। कौन सा डिस्कस करें? एक लास्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, बाकी ऐसा कोई टफ नहीं है। फर्स्ट का 8th पार्ट अब हमारे पास इस तरीके से है 3x + y + 1/3x - y = 3/4 and we have 1/2 3x + y. ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो दोनों इक्वेशन में देखो क्या चीज कॉमन चल रही है। देखो 1/3x + y इधर भी चल रहा है, 1/3x + y इधर भी चल रहा है, 1/3x - y इधर भी चल रहा है, 1/3x - y इधर भी चल रहा है। तो आप क्यों ना 1/3x + y को क्या मान लो m मान लो, और 1/3x + y को m मान लिया, 1/3x - y को क्या मान लो n मान लो। क्लियर है? सॉल्व करके बताऊं? चलो ये सॉल्व करके बता देता हूं। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? ऊपर वाली बन जाएगी देखो m + n, इसको क्या माना m माना, इसको क्या माना n माना, = 3/4, या इसको और भी लिख सकता हूं क्या m + n = 3/4, ये सही है। इसको क्या लिख सकता हूं 1/3x + y को m मान लिया तो 1/2m, सॉरी m/2, 1/3x + y को m माना और डिनोमिनेटर में तो 2 है तो m/2 माइनस, फिर ये आ जाएगा मेरे पास 1/3x - y को क्या माना n माना, सो इट विल बी n/2 = -1/8। और इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा m - n/2, m - n/2, डिनोमिनेटर सेम है, m - n/2 = -1/8, और ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2/8, दैट विल बी -1/4। बस अब कोई सा भी मेथड लगा दीजिए। क्या कर लेता हूं, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं ताकि प्लस का n माइनस का n कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या 2m। 3/4 में से इसको ऐड करूंगा, लेकिन 3/4 - 1/4 ऐड करूंगा, लेकिन ये तो सबट्रैक्शन में है भाई, ऐड करूंगा मैं, लेकिन इसका साइन तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, सो 3/4 - 1/4 इट विल बी 2/4, दैट विल बी हाफ। और m क्या आ जाएगा, m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/4, सो m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/4, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेट सपोज मैंने किसके अंदर, इसके अंदर पुट किया तो m + n = 3/4 और m की वैल्यू 1/4, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो n = 3/4 - 1/4, ये भी क्या आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है? 2/4, रुको 2 मिनट, हाफ आ जाएगी। क्लियर है? और ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाँ ये तो सही है, ठीक है। n की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। क्लियर है आप सभी को? अच्छा,
अब देखिएगा आगे सॉल्व क्या करना है। थोड़ा सा क्या ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब आपको और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। m इज इक्वल टू 1/4 n इज इक्वल टू हाफ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, m की वैल्यू इधर पुट करोगे तो मेरे पास आएगा 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1/4, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 इधर और ये आ जाएगा 3x प्लस y। क्लियर? ठीक है। इसके अंदर डालोगे हाफ की वैल्यू तो 2 इधर आ जाएगा मेरे पास। 2 इज इक्वल टू 3x माइनस का y। क्या करोगे? ऐड कर लीजिए, 4 2 6, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 और 3 6x, सो x इज इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक हो। सो x इज इक्वल टू 1, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, सो y इज इक्वल टू, सो x भी 1 y भी 1, तो x और y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सो थोड़ा सा लेंथी है, बस थोड़े से ध्यान से करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके वर्डिंग प्रॉब्लम पे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोट एंड स्ट्रीम का, अच्छे से समझना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्लीज कंसंट्रेट करना। बोट एंड स्ट्रीम, देखो हमारे पास क्या है कि जब भी हम नदी के अंदर नाव चलाते हैं तो दो चीज होती है। एक तो हमारे पास क्या होती है, ये बोट, ठीक है, ये हमारे पास बोट। प्लीज बहुत अच्छे से समझना, बहुत सीरियस टॉपिक है। और ये होती है स्ट्रीम, मतलब नदी का बहाव या नदी के जो रिवर की जो वेव्स, उसे बोलते हैं अपन स्ट्रीम। अब देखो इसके अंदर दो चीज आती है, एक तो होता है बोट की स्पीड। अच्छा, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि हमारे पास मैन की स्पीड दे रखी होती है, बोट की स्पीड दे रखी होती है, चाहे आपको पर्सन की स्पीड दे रखी हो या बोट की स्पीड दे रखी हो। पर्सन की स्पीड दे रखी हो मतलब क्या, बोट की स्पीड है क्योंकि पर्सन किस पे, बोट पे बैठा है, और बोट की स्पीड दे रखी हो जब आपसे क्या पर्सन की स्पीड भी पूछ सकते हैं। तो पर्सन के मतलब जब हमारे पास बोट है तो बोट के अंदर ही तो पर्सन बैठा है, तो ये दोनों क्या, दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या दो स्पीड होती है, एक तो बोट की स्पीड होगी, लेट्स सपोज बोट चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक मेरे पास क्या स्ट्रीम की स्पीड होती है, मतलब जो नदी चलेगी उसकी भी तो स्पीड होगी, नदी के जो वेव्स चलेगी वो होती है y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस क्या है, और ये बोट किस डायरेक्शन में चल रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, बोट इस डायरेक्शन में चल रही है आपके। अब देखना, ये बोट अभी भी इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अब जो नदी है वो भी बोट वाली डायरेक्शन में चल रही है। इसके अंदर तो ऐसे चल रही है,
ठीक है, और इसके अंदर चल रही है ऐसे चल रही है। अब क्या है, क्या दोनों हमारे पास जो केसेस है उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसकी जो स्पीड है मतलब बोर्ड की स्पीड है ये क्या है x किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास जो इस स्ट्रीम की स्पीड है मतलब रिवर की स्पीड वो है y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब देखो जरा सा सोचना, जैसे आपकी जो स्ट्रीम है, जो वेव है, जो नदी है, वो इस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरफ चल रही है, और आपकी जो नाव है वो इस तरफ चल रही है। अब आप जैसे अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो इसके अंदर आपको रोक कौन रहा है? ये नदी रोक रही है, ये नदी रोक रही है, क्योंकि नदी क्या y किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है और आपकी बोट x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके सामने कोई और चीज फ्लो करेगी तो आपको रेजिस्ट करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी बोट की और रिवर की, मतलब जब अपन आगे की तरफ जाएंगे और हमारे पास जो रिवर है वो भी हमारे पास क्या सामने से आएगी, तो हमारी क्या बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? धीमे हो जाएगी। कितनी धीमे हो जाएगी? इतनी, क्योंकि आपको रोक कौन रहा है? नदी का बहाव रोक रहा है, क्योंकि नदी इस डायरेक्शन में चल रही है और आपको रोकने की कोशिश कर रही है। क्लियर है? तो आपकी बोट क्या है इस स्पीड से चलेगी, क्योंकि इसकी खुद की स्पीड में से तो ये नदी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस होगी। लेकिन 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 जब आपकी जो बोट है वो नदी के डायरेक्शन में चल रही है, मतलब यहाँ पे आपकी जो रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपकी बोट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इस केस के अंदर आपकी जो बोट को क्या एक बूस्ट मिल जाएगा। किसका बूस्ट मिलेगा? इस रिवर की स्पीड का। तो टोटल जो नेट स्पीड हो जाएगी बोट की, इस नाव की क्या स्पीड हो जाएगी? x + 1, क्योंकि खुद की स्पीड तो थी, लेकिन इसमें क्या नदी की स्पीड भी ऐड होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। क्लियर है? तो इसके अंदर तो हमारे पास जो बोट की जो नेट स्पीड है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या नदी क्या रोक रही है। लेकिन इस केस में आप क्या जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आप क्या उसी तरफ बढ़ रहे हो, तो इसके अंदर आपकी जो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? एडअप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगर नदी का जो बहाव है, जो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो अपन जल्दी तेजी की तरफ चलेंगे। क्लियर है? तो बहुत बड़े डिस्टेंस पे कम टाइम के अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस की बात करूंगा इस केस के अंदर, तो वही डिस्टेंस इस केस के अंदर हमारे पास क्या ज्यादा टाइम में क्या कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्या स्पीड कम हो जाएगी। किस वजह से कम हो जाएगी? हम आगे चल रहे थे, लेकिन जो नदी है वो इस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। क्लियर है? सो आप इसको किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं कि आप आगे चल रहे हो तो आपको जो विंड है वो विंड की स्पीड आपको रोक रही है, या फिर आगे चल रहे हो तो आपके डायरेक्शन में विंड की स्पीड क्या फ्लो कर रही है। तो उस केस में फर्स्ट वाले केस में तो आपकी क्या स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है। और सेकंड के केस के अंदर आपको क्या विंड क्या सपोर्ट कर रही है, मतलब जो आपकी स्पीड है और जो विंड की स्पीड है दोनों एडअप होके साथ में चलेंगे। तो इस केस के अंदर जब आपकी जो बोट है वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे अपस्ट्रीम। ये होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब आपकी बोट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम के केस में? x - y किलोमीटर पर आवर। और ये होती है डाउनस्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। का मतलब ये होता है कि जब आपकी बोट उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में क्या रिवर फ्लो कर रही है। सो डाउनस्ट्रीम में आपकी जो नेट स्पीड क्या वो इंक्रीज हो जाती है, अपस्ट्रीम में आपकी नेट स्पीड क्या डिक्रीज हो जाती है। और इसको याद कैसे करोगे? जैसे क्वेश्चन के अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से अपन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यूज करेंगे। याद करने का ये तरीका है, डाउनस्ट्रीम मतलब आप क्या डाउनस्ट्रेयर्स उतर रहे हो, और डाउनस्ट्रेयर्स जब उतरते हो तो अपन को आसानी होती है, क्यों? अपनी स्पीड बढ़ जाती है, नीचे की तरफ ही जा रहे होते हैं और नीचे की तरफ ही होती है सीढ़ियां। तो डाउनस्ट्रेयर्स या डाउनस्ट्रीम का मतलब है हमारी क्या स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? हमारी क्या जो स्पीड क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये x हमारे पास बोट की स्पीड थी, y हमारे पास क्या स्ट्रीम की स्पीड थी। क्लियर टू यू? कोई डाउट है इसमें? आई गेस कोई डाउट नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ही माइनस क्यों आया भाई? y में माइनस क्यों? क्योंकि स्ट्रीम से ही तो हमारी जो स्पीड क्या है प्लस माइनस हो रही थी,
इसमें स्ट्रीम क्या कर रही थी, घटा रही थी आपकी स्पीड, और इसमें स्ट्रीम क्या कर रही है, बढ़ा रही है आपकी स्पीड। क्लियर है? आपको ये x क्या बोर्ड की स्पीड या पर्सन की स्पीड भी दे रखी होगी, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। बोर्ड एंड द पर्सन सिटिंग ऑन इट इज इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। आपको ऐसे भी दे रखा होगा कि ए पर्सन विद अ पर्टिकुलर स्पीड, मतलब x स्पीड है, वो क्या रिवर के अपोजिट में फ्लो कर रहा है, तो बोट की स्पीड निकाले। अब आप कहोगे कि अरे सर इसमें तो बोट आया नहीं, पर्सन ही है, तो पर्सन और बोट एक ही चीज है। क्लियर टू यू? क्या समझ में आया आपको ये कंसेप्ट? सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम बचा तो मिसलेनियस भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। प्लीज सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो प्लीज कॉमेंट मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिसके भी साथ आप पढ़ते हो। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।